जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एनडीए। तो बायोलॉजी में जो ये क्रैश कोर्स है इसमें बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं होंगे बिकॉज यू ऑल गाइज नो कि बायोलॉजी का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा इस पे समय इन्वेस्ट, जो आपका टाइम है वो नहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं और जल्दी बिल्कुल क्रक्स में और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले जो आपका सबसे पहला चैप्टर है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पर बच्चों, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल से हर साल एक या दो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है ना। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब आपको बहुत नए तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आप जो ये पीपीटी है या जो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी में यही कि क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, आपको बहुत ज्यादा 11th 12th का नहीं पढ़ना है, जस्ट स्टिक टू योर क्लास 10। तो आपको क्लास 10 तक का बायोलॉजी जो है वो बेसिक बेसिक आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये आता है कि सेल क्या है, व्हाट इज अ सेल। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि आपने 7th में 8th में 9th में थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी को स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, जहां पर ये बताया जाता है कि कोई भी दुनिया में कोई भी जो बॉडी है विच इज लिविंग, तो हर एक चीज दुनिया में किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, विच इज अ लिविंग थिंग। कोई भी लिविंग थिंग दुनिया में किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का यानी हमारा हर एक पार्ट, हर एक बॉडी का हिस्सा जो है वो सेल से बना हुआ है, यानी हम सेल से बने हुए हैं। एंड दिस इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए बोला है उसको यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि दुनिया में हर चीज यानी जो भी मैटर है वो किससे बना हुआ है बच्चों, एटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं और इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। इसी तरह से हमारी जो बॉडी है या एनिमल्स है या प्लांट्स है, जो भी है सब किससे बने हुए हैं बच्चों, सेल से बने हुए हैं। और बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज। देन बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, फिर ग्लैंड्स। बहुत सारे ग्लैंड्स मिलके अलग अलग इस तरह से फिर हमारा स्ट्रक्चर बनता है फाइनली। स्किन, अगर मैं स्किन की बात करूं, ब्लड की बात करूं, ठीक है, बोन्स की बात करूं, ब्रेन की बात करूं, कोई भी एनीथिंग, सब किससे बने हुए हैं बच्चों, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल, ये सारे हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रही है सारी चीजें, ये सारी चीजें सेल के अंदर होती है। एक सेल सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन सेल जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और उसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के हम लोग बाइफरकेट करके पार्ट्स पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सबसे पहले बात ये आती है भाई कि सेल के बारे में किसने बात की, कौन थे वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को देखा, उन्हें जाना और उसके बाद वहां पर स्टडी शुरू हुई, है ना। ह्यूमन बॉडी और ये सब तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन कभी भी किसी ने ये बात नहीं सोची कि क्या हमारी ह्यूमन बॉडीज किस चीज से बन रही है और क्या इसकी बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले, ठीक है, इन 1665, आपको ये डेट याद नहीं रखनी है, ये आपके एग्जाम में नहीं आता है। एक सेकंड में जरा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1665 में आपको ये पूछा जाता है सबसे पहले की डिस्कवरी ऑफ सेल किसके द्वारा की गई थी। और ये क्वेश्चन बच्चों आपके एनडीए से लेकर पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस, इनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने, ठीक है, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल देखा इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क विद हिज क्रूड माइक्रोस्कोप। तो आपको पता है माइक्रोस्कोप क्या करता है, चीजों को बड़ा करके दिखाता है। वो चीजें जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देती है उनको क्या करता है, जूम करता है और फिर वो चीजें हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर 1665 में सर्वप्रथम सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, तो एनडीए में क्या आएगा कि डिस्कवरी ऑफ सेल का जो श्रेय है वो किसे जाता है, रॉबर्ट हुक को। और दूसरी बात, उन्होंने कहाँ देखे थे सेल, सबसे पहले तो कहाँ देखे थे उन्होंने, कॉर्क स्लाइस। कॉर्क स्लाइस होता है ना, कॉर्क जैसे बॉटल होती है, बॉटल कांच की बॉटल्स होती है और उनपे जो, अब तो खैर प्लास्टिक के ढक्कन आते हैं जो उनके ऊपर लेड होती है, तो कॉर्क की लेड थी, ठीक है।
तो उसमें उन्होंने सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप से क्या देखा, सेल को देखा, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड एज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड नेम देम एज सेल्यूलाई और सेल। तो उन्होंने कैसा स्ट्रक्चर देखा, इससे रिलेटेड सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की, उसके बाद उन्होंने किस में देखा था, कॉर्क्स लाइक में, किस तरह का स्ट्रक्चर था, हनीकॉम्ब है ना, मकड़ी का, सॉरी मकड़ी का कह रही हूं, मधुमक्खी का जाला, ठीक है। हनीकॉम्ब आपने देखा होगा ना, हनीकॉम्ब जो होते हैं उसमें हनी जो है, जो हनी बीज होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी हनी को स्टोर करती है, तो उस तरह का स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया। His discovery indicated for the first time that living organisms consisted of number of small structure or units। मतलब पहली बार उन्हें दिखा कि कोई भी जो बॉडी है वो स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनी है, जिनको उन्होंने किसका नाम दिया, सेल का। और माइक्रोस्कोप आप देख रहे हो कि उस वक्त कैसे माइक्रोस्कोप थे, आजकल तो पोर्टेबल माइक्रोस्कोप हैं, छोटे छोटे हैं इस तरह। और ये देखिए जरा, ये उनका स्ट्रक्चर था जो उन्हें दिखाई दिया, यू कैन सी देयर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और कौन कौन थे जिन्होंने सेल के बारे में यहाँ पर बात की थी। ओके उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी दी हुई है, प्लीज इस क्रोनोलॉजी को आप नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस में कम इन योर एग्जाम। 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवरी ऑफ सेल, देन उसके बाद 1674 में वैन ल्यूनहॉक थे जिन्होंने किसके बारे में, स्टडी लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने स्टडीड लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लिविंग बीइंग के सेल के स्टडी को उन्होंने पहली बार किया था, किसने किया था, ल्यूनहॉक ने। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट हुक थे, ये रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने डिस्कवरी एंड नेम न्यूक्लियस इन अ सेल, मतलब सेल के अंदर देखिए मोस्टली बच्चों जो सेल होते हैं 90% सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस क्या होते हैं। 10% सेल ऐसे हो सकते हैं जहां पर न्यूक्लियस मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस इन अ सेल के बारे में बात की। उसके बाद 1838-39 में यहाँ पे शाल्डिन, ठीक है, एंड शॉनवन फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डिन एंड शॉन, इन्होंने किसके बारे में बात की, सेल थ्योरी, और इसके ऊपर एक बुक भी इन्होंने अच्छी खासी लिखी थी। उसके बाद 1855 में वर्चर, ठीक है, 1855 में वर्चर स्टेटेड ओमनियस सेलुलर, इन्होंने ये नाम लिया, ठीक है, ये नाम लिया। तो ये सारे साइंटिस्ट हैं हमारे, इनके नाम आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। तो भाई आपको अभी अभी मैंने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। बिना सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। और जो सेल है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एंटिटी में ही काउंट होंगे। सेल भी वो सारी प्रोसेस करते हैं जो ह्यूमंस करते हैं, क्योंकि पूरी ह्यूमन बॉडी उसी से बनी हुई है, या कोई भी, ठीक है। तो जस्ट एज बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, द बॉडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। जैसे कोई भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स यानी ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, सेल की, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो जैसे कुछ आपके सिंगल सेल हैं, तो यहाँ पे देखिए सिंगल सेल कुछ क्या होते हैं आपके यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म माने ऑर्गेनिज्म में कुछ भी आता है, ह्यूमंस भी आते हैं। एक होते हैं आपके सिंगल सेल, एक होते हैं मल्टी सेल्युलर। तो जो सिंगल सेल है उसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये आपको पेपर में एनडीए में ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी सेल्युलर, है ना, या यूनिसेल्युलर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चेस्माइडोमोस, देन अमीबा एंड पैरामीशियम। तो ये आप एग्जांपल्स हमेशा के लिए याद रख सकते हो कि एनडीए में जनरली इन्हीं के इर्द गिर्द पूछा जाता है। पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, देन चेमाइड। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है कहीं पे इसको चेलमाइडोमस नाम से भी बोला जाता है, किसी को कैमा क्या लिखा हुआ है, कैमाइडोमोनास, ठीक है, इस नाम से भी इसको बोला जाता है। ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन अ सेल इज मल्टी सेलुलर। तो वही मैं कह रही हूँ कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल मतलब एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं तो उन्हें यूनिसेल्युलर बोला जाता है। और जहां पर आपके बहुत सारे सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, जैसे ह्यूमन बींग्स, है ना, ह्यूमन बींग्स में अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शेप एंड साइज ऑफ सेल, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो बच्चों देखो शेप एंड साइज ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो जनरली ये नैनोमीटर
ठीक है, नैनोमीटर, देन पिकोमीटर। तो नैनोमीटर समझते हो 10⁻⁹, माइक्रोमीटर 10⁻�6, कितना छोटा इनका साइज होता है, सो दैट वी कैन नॉट सी बाय नेकेड आइज, हम इनको जनरली नहीं देख पाते हैं, इसीलिए वी हैव टू यूज आइदर माइक्रोस्कोप और सम अदर डिवाइस, टेक्निकल डिवाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है शेप एंड साइज ऑफ द सेल वेरी, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग शेप और साइज के सेल्स होते हैं, पर जनरली इनका जो साइज है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब ये आपको याद रखना है, ये पेपर में आता है, सम सेल कैन चेंज देयर शेप, कुछ सेल जो हैं वो अपने शेप चेंज कर पाते हैं, और बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जिनका कोई शेप चेंज नहीं होता है, जैसे बाय बर्थ वो सेल होते हैं वैसे ही वो हमेशा रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, एंड एनिमल्स हैव WBC, देखो सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप, अगर आप ऐसे ये बोला जाए कि ऑल सेल्स कैन चेंज देयर शेप, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, नो सेल कैन चेंज देयर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो एक्सेप्शन हर जगह रहता है। ठीक है, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ऑलमोस्ट फिक्स शेप, ये आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स और एनिमल, क्योंकि प्लांट तो वैसे भी रिजिड होते हैं, दे कैन नॉट मूव, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो प्लांट्स होते हैं उनके सेल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उसी तरह से एनिमल्स के सेल भी जनरली फिक्स होते हैं। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिजम्स के चेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट, आपको क्या बोला है, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा, बच्चों ये याद रख लो, एनडीए में ये जरूर आएगा, एनडीए में ये जरूर आएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, आपसे स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है आपको, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे दुनिया में सबसे छोटा सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा। उसके बाद आपसे लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो क्या है, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच आपको पता है ना, जिसे हिंदी में हम लोग शतुरमुर्ग कहते हैं, तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, तो वो लार्जेस्ट सेल है। इसी तरह से आपको लॉन्गेस्ट एनिमल सेल के बारे में बोले तो क्या है, ये नर्व सेल, क्या है, नर्व सेल। आपको पता है ना, ह्यूमन बॉडी में भी जो नर्वस सिस्टम होता है वो सबसे लंबा होता है, वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि हमारे ब्रेन से सिग्नल कहाँ जा रहा है, हमारे पैरों में। अब एक इंसान अगर 6-7 फीट हाइट का है, तो आप देखिए फिर ब्रेन से सारे सिग्नल, हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है, मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो लिख रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ, वो सबका सबका कंट्रोल का है ब्रेन में, और ब्रेन से हमारी नर्वस मतलब हमारी नर्व्स जो होती है वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से कनेक्टेड होती है। तो नर्वस सेल जो होता है, नर्व सेल जो होता है, वो लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, A micrometer और माइक्रोन इज 1000 ऑफ मिलीमीटर, वही मैंने आपको बोला कि सेल का जो साइज है जनरली इन्हीं के इर्द गिर्द होता है, तो आप देख सकते हैं कि सेल कितने छोटे होते हैं। ठीक है, हम उनको नॉर्मली नहीं देख सकते। यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम्स भी आपको दिए हुए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे शेप की बात करूं, आपको ये नहीं याद रखना है, आप देख लीजिए ब्लड सेल, ह्यूमन बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होता है, यानी जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है जो ब्लड को कैरी करता है ना, वो कैसा होता है, इस तरह का होता है, देखो कैसा डम्बल शेप है, कैसा शेप है, डम्बल शेप। इसी तरह से मसल शेल, जो हमारे बॉडी में हम होता है ना, मसल्स बनानी है, जिम जाना है, मसल बनाना है, मसल बनानी है, तो मसल सेल कैसा होता है, इस तरह से। लीफ पोर गार्ड सेल, लीव्स जो होती है हमारी पत्तियां होती हैं, यानी प्लांट्स में जो पत्तियां होती है उनमें क्या होते हैं, गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, तो उसका शेप कैसा है, ऐसा है। नर्व सेल की बात करूं, आपने अपने स्कूल में बुक्स में डायग्राम में भी जरूर देखा होगा कि जो नर्व सेल है वो कैसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, उसी तरह से डायग्राम हो गया और आपका पैरामीशियम हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर। ठीक है भाई, देख लेते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो सिंगल सेल होते हैं दे आर यूनिसेलुलर, तो मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और मल्टीसेलुलर क्या है, मेड अप ऑफ मेनी नंबर ऑफ सेल्स। सिंगल सेल एबल टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस, जितने भी हमारी लाइफ प्रोसेस, यानी हमारी ग्रोथ हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्सक्रीशन होगा, वो सारा का सारा ये खुद परफॉर्म करता है। सेल्स हैव अ सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिमिलर बेसिक लाइफ एक्टिविटी, सेम ही होगा। ठीक है, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड acellular organisms, different shape and aggregated to form different tissues tissues form organs and organs give rise to organ system, जैसे ह्यूमंस में है। ठीक है ना, अलग अलग क्या है, सेल्स से टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू से क्या होते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और उसके बाद अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग लाइफ प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में दिया हुआ है ये, तो आपसे बोले मल्टी सेलुलर कौन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं। ठीक है ना, और फंजाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, तो प्लीज ये आप याद कर लेना। बायोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का यही तरीका है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है,
ज्यादा से ज्यादा मैं तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी कि बायोलॉजी को समझना कम होता है, रटना ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स हैं, यू हैव टू रिमाइंड, आप याद रखना आपको पड़ेगा। ये मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपको उसकी प्रिंसिपल समझनी है, ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक दैट, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है, देखो कैसे है ये, कैसे है ये बेसिक हमारे लिए। इट परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस लाइक इनटेक ऑफ फूड, मटेरियल, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सब कुछ जो ह्यूमन करता है या जो इंसान करता है ना। हम खाना खाते हैं, फिर खाना डाइजेस्ट होता है, हम एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, फिर एक्सक्रीशन होता है, सब चीजें। तो ये सेल भी अलग से करता है, हर सेल ऐसा करता है। समझ में आ रही बात। डिवीजन ऑफ लेबर, सेल यूजुअली कॉजेज ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। वही मैंने आपसे बोला कि एक सेल वर्ड है, छोटा सा सेल, लेकिन सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल का ये सारा काम करती है। कौन सा काम? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये सब लोग मिलके करते हैं सेल के लिए। और वो कौन होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। ईच सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हर सेल ऑर्गेनेली अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, और वही हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल बना किससे है? सेल ऑर्गेनेली से। तो देखो, अ सेल इज अ टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल किससे बना हुआ है? प्रोटोप्लाज्म, व्हिच इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन एंड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन। ऐसे समझिए, देखो ये है एक सेल, ठीक है, और इसके अंदर ये जो भरा हुआ है लिक्विड टाइप का, ये प्रोटोप्लाज्म है। सेल के अंदर यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और यहाँ ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये सारा, ये क्या है? इस पूरे एरिया को हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। और ये ऑल टुगेदर मिला के क्या बना रहा है आपका? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बना रहा है? प्रोटोप्लाज्म। और दिस ये जो आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, ये बनाता है सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस? सेल मेम्ब्रेन। और इसी के बाद आपका होता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। देन दिस इज न्यूक्लियस। मैंने क्या बोला आपको? सेल के अंदर जो मेन फंक्शन परफॉर्म होता है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है, मतलब हर सेल का जो डीएनए है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है आपका साइटोप्लाज्म, और इसको ऑल टुगेदर मिला के बोलते हैं आपका प्रोटोप्लाज्म। क्या बात समझ में आई? और यही इसी तरह के हजारों लाखों करोड़ों सेल हमारी बॉडी में क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अ टिपिकल सेल इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री पार्ट। ठीक है, कोई भी जो सेल है वो जनरली हम ओवरऑल बोलेंगे इन चीजों से बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू क्रिएट सेपरेट एनवायरनमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब यही मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस फॉर इट्स कंट्रोल, है ना, जो आपका सेल है उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म पॉजिटिव मेटाबॉलिक मशीनरी, मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक मशीनरी है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, वो कौन करेगा? साइटोप्लाज्म के द्वारा होगा, मतलब उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे। न्यूक्लियस क्या करेगा? कंट्रोल करेगा सेल को, और यहाँ पर क्या करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन इसको एक एनवायरनमेंट देगा सेपरेट। इज इट क्लियर? दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों टर्म्स बहुत सारी आने वाली है, कुछ टर्म्स आप जानते भी होंगे क्योंकि 6th क्लास से ही बायोलॉजी स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराई दी जाती है, उससे पहले भी, लेकिन बेसिक जो है मेन थोड़ा डेप्थ में आपका 6th क्लास से स्टार्ट होता है। तो कुछ वर्ड्स आप जानते हो, कुछ नए वर्ड्स आप यहाँ पर पढ़ो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले आता है, देखो यहाँ पर, अब आपको सिंपल ये सेल के ऑर्गेनेलीज के बारे में ही पढ़ना है। उसमें सबसे पहले है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं। द आउटर मोस्ट डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन, कैसा है ये? अगर आपसे बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, जहां जहां पे मैं अंडरलाइन करती हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यस, अगर आपसे बोला जाए, यस, आपसे बोला जाए कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? रिजिड होता है या इलास्टिक होता है? तो इट इज इलास्टिक। कैसा होता है ये? इलास्टिक। कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स इट्स कंटेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये याद रखना, ये इलास्टिक होता है और परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब क्या होता है? इट अलाउज एंट्री ऑफ सर्टेन सब्सटेंस रिस्ट्रिक्टिंग अदर्स। परमिएबल मेम्ब्रेन्स वो होते हैं जो कुछ चीजों को अपने थ्रू पास करवाते हैं और कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब रोक देते हैं। क्या ये बात क्लियर है?
इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक है और परमिएबल है। क्या है? परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है भाई। इट इज मेड अप ऑफ बाइलिपिड लेयर एंड प्रोटीन। तो बेसिकली आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना? आर इंटीग्रेटेड इन आउट एंड इनसाइड। A small carbohydrates are attached at place to outer surface of lipids and protein. यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन 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 तो आप आजकल बहुत आप लोग सुनते होंगे, बहुत सारे बच्चे आप लोगों में जिम भी जाते होंगे, है ना? आजकल तो जिम जाना शुरू कर दिया आप लोगों ने बहुत यंग एज में। तो जो हम मसल्स गेन करते हैं, हम बोलते हैं ना प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ, तो प्रोटीन खाते हैं हम लोग। तो प्रोटीन जो हम ले रहे हैं ना बच्चों, वो हमारे सेल्स को लग रहा है, और फिर सेल से क्या बन रही है? टिश्यू, और फिर टिश्यू से क्या बन रहे हैं? मसल्स बन रहे हैं। तो बात तो ओवरऑल वही हुई कि आप प्रोटीन का इंटेक कर रहे हो, वो सेल ले रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी की मसल्स बना रहे हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पर यही है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये खुद प्रोटीन से बना हुआ है, प्लस कार्बोहाइड्रेट भी इस पे अटैच। ठीक है भाई। फंक्शन क्या है इसका? वही है, शेप देता है टू कंटेंट्स ऑफ सेल, मैकेनिकल बैरियर और सेमी परमिएबल। ठीक है ना? ये सारी चीजें, ये कई बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़े, फटाफट साथ साथ में नोट करते जाइए। ओके, इसके बाद है, आप देख लीजिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भाई। देखिए जरा, ये पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर क्या हो रहा है? फंक्शंस हो रहे हैं। तो ये तो नहीं देखना हमें, लेकिन ये देखिए आप, ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ना पूरी ब्लू ब्लू टाइप की, ये कार्बोहाइड्रेट्स इससे जुड़े हुए हैं। और ये जो अंदर वाली लेयर है येलोइश टाइप की, ये है आपका टोटल, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इनको मिला के क्या बन रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है भाई। ओके, अब यहाँ देखिए, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? मतलब सिंपल सी बात है कि एक सेल है और सेल को क्या चाहिए? जब हम खाना खाएंगे या हम कुछ भी करेंगे तो सेल को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए या जो भी चीजें चाहिए सेल को, क्योंकि सेल भी क्या है? लिविंग है, उसको भी अपनी ग्रोथ करनी है, सब कुछ करना है ना? सारी चीजें सेल को करनी है, जैसे हम लोग करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, वैसे सेल को भी अपना जीवन जीना है, तो सेल को भी चीजें करनी है। तो उसको करने के लिए वो कैसे उसको परफॉर्म करेगा? तो यहाँ पे देखिए, मेम्ब्रेन्स एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। जो मेम्ब्रेन है वो सेल के चारों तरफ से एक बैरियर का काम कर रहा है। जैसे हमारे घर की बाउंड्री होती है, तो हमारे घर की बाउंड्री क्या होती है? बैरियर होती है। उस बाउंड्री के अंदर बाहर का एक्सटर्नल एजेंट नहीं आ सकता है, सिर्फ वही आ सकता है जिसको परमिशन है। तो उसी तरह से आपका सेल मेम्ब्रेन है, जिसको परमिशन है वही आएगा, बाकी क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब निकल जाएंगे। हम इतना सारा खाना खाते हैं, बाहर ठेले पे खाते हैं, चाट खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, फिर भी हम उतना ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं। उसका रीजन क्या है? हमारी बॉडी क्या करती है? रिजेक्ट करती है अपने आप, है ना? आप अब ये नहीं कि आप बोलोगे मैम हम तो कूड़ा करकट भी खाएंगे तो भी बॉडी रिजेक्ट कर लेगी, ऐसा तो नहीं होगा खैर, लेकिन यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। तो यहाँ पर देखिए, इम्परमिएबल सब्सटेंस डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। जो इम्परमिएबल, अगर इम्परमिएबल है तो सब्सटेंस क्या होंगे? पास नहीं करेंगे। और परमिएबल क्या होंगे? बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन पास थ्रू। आप समझते होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब, केमिस्ट्री में सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट क्या होता है? जो कम क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो जो आपका परमेबल होगा वो सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को पास करेगा, और जो आपका इम्परमेबल होगा वो नहीं पास करेगा। सेमी परमेबल क्या करेगा? परमिट सॉल्वेंट, ठीक है, परमिएबल टू सॉल्वेंट बट प्रिवेंट्स सॉल्यूट पासेज। मतलब मान लीजिए आपने कोई जूस पिया और उस जूस के अंदर आपके कुछ ये समझ लीजिए कुछ पत्थर वत्थर थे, छोटे बिल्कुल बारीक कण, और आपने जूस पी लिया। तो अब ये मेम्ब्रेन क्या करेगा? जूस को तो पास कर लेगा अपने अंदर, लेकिन वो जो रेत वाला पार्ट है ना, सैंड वाला पार्ट है, या जो धूल मिट्टी वाला पार्ट है, उसको क्या करेगा? नहीं करेगा। तो वो क्या है आपका? सेमी परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है? इफ मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट एंड सम सेलेक्टेड सॉल्यूट। भाई तो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इतने तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये वाला हमारा मेनली यही होता है, जो क्या करेगा? कुछ सॉल्वेंट को भी करेगा, कुछ सॉल्यूट को भी कर लेगा। क्या बात क्लियर है? देख लीजिए डायग्राम में भी दिया हुआ है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इतने तरह का ट्रांसपोर्ट होता है जनरली। अब जैसा भी होगा वैसा आप देख लेना किस तरह का हो सकता है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अब बात आती है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्योंकि बेसिकली सेल में ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। अगर सेल को चीजें नहीं मिलेंगी तो सेल क्या करेंगे, मर जाएंगे, सेल डाई आउट हो जाएंगे। अगर आप बहुत हद तक खाना नहीं खाओगे तो हमारी बॉडी जो है वो एग्जॉस्टेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सेल है वो हमारे वीक पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। आप कुछ दिन जिम जाओ फिर जिम छोड़ दो तो क्या होगा, मसल्स क्या हो जाएंगी आपकी, वैसी रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी। सेल को इनफ फूड मिल ही नहीं रहा है ना। तो ये लॉजिक है सारी चीजों में। तो अब यहाँ पे देखिए, सब्सटेंस में पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट और विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंस पास द मेम्ब्रेन विद कंज्यूमिंग एटीपी, मतलब। और पैसिव क्या है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस पास थ्रू द मेम्ब्रेन विदाउट कंज्यूमिंग एटीपी। जो आपका एटीपी है ये आपका हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट होती है, ठीक है। उसको हम जनरली एटीपी में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो एटीपी क्या हो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म भी आ सकता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा है ये कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहां पर एनर्जी लगती है, जहां पर एनर्जी लगती है मतलब सेल एनर्जी भी खाएगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगने वाली है, वो अपने आप होगा। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जा रहा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द बल्क of the material from the outside, formation of endosomes is called endocytosis. Endocytosis क्या होता है, endocytosis, the process of bringing the bulk of material, ऐसा प्रोसेस जिसमें bulk of material आउटसाइड से कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और बल्क एक्सपल्शन, अगर बहुत सारा मटेरियल बाहर जा रहा है सेल से तो उसको बोलते हैं एक्सो। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल, तो जो बाहर जा रहा है उसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो इसको याद रख लेना, अंदर जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस और बाहर जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम इसको आप रहने दीजिए, इसको समझने की जरूरत नहीं है, आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट आपके हैं बच्चों दो तरह के, ये देखिए, ठीक है। तो हमारे पास जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो दो तरह के हैं। तो अगर आपसे बोले कौन कौन से, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे बोले कि डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस किस तरह के ट्रांसपोर्ट है, तो ये बच्चों कैसे हैं आपके, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी यहाँ पर कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है और ये फ्रिक्वेंटली हो जाता है, इसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, आप देख लो यहाँ पे डिफ्यूजन में क्या हो रहा है। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, जो आपका पार्टिकल्स है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में जाते हैं अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम जब तक नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखो, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। मान लीजिए कोई चीज है यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, कोई गैस है यहाँ कम है या ज्यादा है, तो हम अगर छोड़ देंगे इसको, ठीक है, आइसोलेट कर देंगे, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीजें जाएंगी, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो याद रखना डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई से लो जाता है, टिल स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द गिवन स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे इसमें देखो यहाँ क्या हुआ, सॉल्वेंट मूव्स बाय कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वाला डिफरेंस। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद देखो जरा, पानी में मैंने कलर मिलाया, पानी ज्यादा था कलर कम था, जैसे ही कलर इसमें गया तो क्या हुआ, एक टाइम आया यहाँ पे डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, अपने आप हाई से लो चला गया, और अपने आप ही क्या होगा, फिर थोड़ी देर के बाद जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंस क्या है डिफ्यूजन की, इसी में हेल्प्स इन स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अगर हमारे सेल में डिफ्यूजन होता है तो भाई जो साइटोप्लाज्म है उसमें यूनिफॉर्मली क्या हो जाती है, वो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अपने आप। तो उससे क्या होगा, हर ऑर्गेनेली को आपका क्या मिलेगा, फूड इनटेक मिलेगा, ठीक है, सबका अच्छे से चीजें हो जाएंगी। ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर ओनली सॉल्वेंट इज अलाउड टू डिफ्यूज। तो ऑस्मोसिस जो है वो एक ऐसा तरह का डिफ्यूजन है जहां पर सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउड होता है, सॉल्वेंट यानी कि जो ज्यादा मात्रा में, ठीक है। डिफ्यूजन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द सेल एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं ना, बोलते हैं सेल भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। हम क्या कर रहे हैं, अपने मुंह से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह से सेल भी ऐसा करते हैं, सेल भी क्या करते हैं ऐसा, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है।
जो हमें याद है आपको पसीना, आप देखते हो जब आप बहुत तेजी से चलते हो या बहुत ऐसे हैवी वर्क करते हो तो हमें पसीना आने लग जाता है, तो ये अपने आप सेल क्या करता है, सेल निकाल रहा है ना, आपके मुंह से पसीना आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि आपके माउथ के अंदर से पसीना आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, पर जो आपका जो सेल है वो अपने आप ही क्या करने लग जाते हैं, एक्सक्रीट करने लग जाते हैं, उनको क्या करने लग जाते हैं, बाहर निकालने लग जाते हैं। ठीक है, फ्लावर्स स्प्रेड अरोमा थ्रू द डिफ्यूजन, जो फ्लावर होते हैं आप कभी भी देखते हो कि जो फूल होते हैं, आप कुछ फूल के ग्रुप बंच ऑफ फ्लावर आपके हाथ में है, या आप किसी ऐसे कमरे में चले जाओ जहाँ फ्लावर है, तो जब आप अचानक से जाते हो वहां पे तो आपको एक खुशबू आती है ना, अपने आप ही, तो वो क्या है, वो डिफ्यूजन है। ठीक है, ऑस्मोसिस को देखते हैं। Defined as a diffusion of water or solvent across the semi-permeable membrane from a region of its higher concentration. और तो इसमें भी यही हो रहा है, पर फर्क क्या है, यहाँ पर सिर्फ जो आपका सॉल्वेंट वाला पार्ट है वही अलाउड होगा। देखो जरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पर देखिए ये सेमी परमिएबल है, वाटर मॉलिक्यूल और सुक्रोज मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ सुक्रोज है, वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, यहाँ से इधर डिफ्यूज कर रहे हैं, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये क्या है, सॉल्वेंट है, तो खाली सॉल्वेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे पास कर रहा है, यहाँ के सुक्रोज मॉलिक्यूल यहाँ नहीं जा रहे हैं, ये सॉल्यूट है। अब बात समझ में आ रही है, तो सेमी परमिएबल में यही होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, ये आता है एनडीए में, ठीक है, इसको नोट कर लो, ये एनडीए में इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब देख लो जरा हाइपोटोनिक क्या है। हाइपोटोनिक क्या होगा, विच हैज एन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लोअर देन अनदर सॉल्यूशन। मतलब हाइपोटोनिक ये होगा कि जिसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका, लोअर है देन अदर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये क्या है आपका हाइपोटोनिक, ये क्या है हाइपोटोनिक। यहाँ पे क्या है बच्चों, हाइपरटोनिक। इसके हिसाब से देखें, ये आइसोटोनिक है और ये क्या है आपका, यहाँ पे हाइपरटोनिक हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटोनिक। तो देखो जरा, आइसोटोनिक क्या है, द सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर टू अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दोनों सॉल्यूशन के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है तो वो क्या होगा बच्चों, आइसोटोनिक। क्या होगा वो, आइसोटोनिक। और हाइपरटोनिक क्या होगा, विच हैज ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हायर देन द अनदर सॉल्यूशन। तो इस तरह से सिंपल आप इसको लर्न कर लेना। ठीक है, ये पूछ सकता है कि हाइपोटोनिक में क्या होता है और हाइपरटोनिक में क्या होता है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, तो एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर से हो रहा है और एक्सो यानी कि बाहर से हो रहा है। तो एंडो में क्या होगा, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल और द सिस्टम, और यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ द वाटर ऑफ द सेल। मतलब सेल अगर वाटर को ले रहा है तो वो एंडो होगा, और अगर सेल जो है वाटर को एक्सपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो वो क्या होगा, एक्सो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सेल इन अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट एंड सेल इन अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। देख लो यहाँ पर जरा, यहाँ पे देखो जरा H2O, ये पानी बाहर है, ये क्या है, हाइपोटोनिक है। ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम है बाहर के हिसाब से, और यहाँ पे देखो जरा वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या है, कम है, और बाहर की क्या है, ज्यादा है। तो यही फर्क है इसमें। ठीक है, अगर अंदर वाले की ज्यादा होगी बाहर वाले की कम होगी तो वो हाइपोटोनिक होगा, और अगर अंदर वाले की कम होगी और बाहर वाले की ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, आपका हाइपोटोनिक। क्लियर ये बात, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप सेल वॉल की। अभी हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की बात की, अब हम बात करते हैं आपका सेल वॉल। तो रिजिड सेमी इलास्टिक क्या है, ये रिजिड है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक था, याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अलग चीज है, सेल वॉल अलग चीज है। सेल मेम्ब्रेन आपका इलास्टिक नेचर का था, लेकिन सेल वॉल जो है ये रिजिड है, लिखा हुआ यहाँ पे रिजिड है। ठीक है, एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाद है। ठीक है, कहां पर है ये, आपका प्लांट सेल में है। एक बात याद रखना, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। दैट्स व्हाई प्लांट्स आर रिजिड। प्लांट्स मूव कहां कर पाते हैं,
लेकिन ह्यूमंस एनिमल्स मूव कर पाते हैं बिकॉज उनकी सेल वॉल रिजिड नहीं। इन प्लांट क्या होते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं क्योंकि उनकी सेल वॉल रिजिड, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स, ठीक है, एंड काइटिन इन फंगस। ये आपको याद रखना है कि जो आपका सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, याद है आपको, मैंने आपको क्या बताया था, सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है और सेल वॉल किससे बना हुआ है। सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज से। सेल वॉल किससे बना है, सेल्यूलोज। तो ये बात याद रखना। एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सेब्रिन एंड क्यूटिन मे बी प्रेजेंट ड्यूरिंग सेकेंडरी थिकनिंग। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सेल वॉल पॉसेस सम पोर्स थ्रू व्हिच एडजेसेंट सेल रिमेन कनेक्टेड, कॉल्ड प्लास्मोडेस्माटा। प्लास्मोडेस्माटा, ये पूछ सकता है व्हाट इज प्लास्मोडेस्माटा। जो आपके सेल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्मोडेस्माटा। क्लियर है, चलिए। व्हाट इज द रोल ऑफ सेल वॉल, तो अभी बताया मैंने आपको सेल वॉल का रोल क्या है, देख लीजिए। इट प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस यानी कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सेल वॉल प्रिवेंट्स बस्टिंग ऑफ सेल और एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस मतलब जो पानी अंदर जा रहा है तो उस समय सेल क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है आपके, ये सेल है और ये सेल के वॉल्स है, सेल वॉल्स, ठीक है। डज सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिमिलर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखो जरा, ये हो गया सेल वॉल और ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑकर्स इन प्लांट सेल, ये कहाँ होता है, प्लांट सेल में होता है सेल वॉल। ऑकर्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल बोथ। अभी मैंने बोला था आपको कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है और सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, प्लीज याद रखना, ठीक है। लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल है, लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द एनिमल सेल, इनसाइड ऑफ द प्लांट सेल। वेरी इंपॉर्टेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिजिड एंड थिक, सेल वॉल क्या होती है, रिजिड एंड थिक। ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मैं यहाँ पे 4 मार्क डाल दूं, 3 इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद सेल वॉल इज परमीबल एंड दिस इज दिस। फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज, किससे बनी है, सेल्यूलोज से। ये किससे बनी, लिपिड एंड प्रोटीन। देखो आपको इतना अच्छा पीपीटी यहाँ पर बनाकर दिया है, यहाँ पर डिफरेंशिएट दोनों का दिया हुआ है, अच्छे से इसको कर लेना प्लीज। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, होल्ड सेल्यूलर कंटेंट्स, ठीक है, एंड कंट्रोल द पैसेज मटेरियल। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और ये क्या करता है, मटेरियल्स को पास करने से हेल्प करता है, ठीक है। चलिए न्यूक्लियस, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि यही कंट्रोल करता है पूरे न्यूक्लियस को। तो देन प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे बोले कि न्यूक्लियस क्या करता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पास करता है या रखता है। जैसे मान लो पेरेंट्स है, पेरेंट्स से क्या होता है, चाइल्ड होते हैं, तो जो बच्चे हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब उनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे बहुत जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं, कुछ कुछ जेनेटिक प्रॉपर्टीज आती है ना, एक से दूसरे में क्या करती है, पास करती है, उनको बोलते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जैसे अगर मैं बोलूँ कलर ऑफ आइज, कलर ऑफ आपका फेस, स्किन, देन कलर ऑफ हेयर्स हो गया, हेयर कैसे कर्ली है, स्ट्रेट है, ठीक है, आवाज कैसी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पेरेंट्स से चाइल्ड में आती है। वो किसके थ्रू आती है, न्यूक्लियस के थ्रू आती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है और वही हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पास करता है, ठीक है। लाइज इन मीडियम और सेंट्रल पोजीशन इन मैच्योर प्लांट सेल, इट लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोइड। सेल्स लाइक आरबीसी, सी एलिमेंट्स लैक न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, मैंने आपको बोला था ना 90% सेल में न्यूक्लियस होता है, कुछ में नहीं होता है, तो उसमें से एक एग्जांपल आपका आरबीसी है। रेड ब्लड सेल, जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। सेल विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन सेल में न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों, वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो हमारा जो ब्लड होता है ना, हमारा जो ब्लड होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं, वो हमारे कितने दिनों में बताइए, 30 to 40 डेज में क्या होते हैं, वो सेल मर जाते हैं और अपने आप ही नए नए रेड ब्लड सेल बनते रहते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ब्लड नहीं दो, है ना, ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, बट ब्लड डोनेशन करना अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे जो ब्लड है वो कम हो जाता है, ब्लड तो वैसे भी खत्म होता रहता है और बनता रहता है ना। तो इसीलिए हमें रेड ब्लड सेल की मात्रा अपनी बॉडी में रखनी चाहिए और रखने के लिए उस क्या हमें चीजें प्रॉपर खानी चाहिए, क्योंकि ये खत्म होते रहते हैं,
आप कुछ नहीं कर सकते हो, अपने आप मरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो प्लीज इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियस मेड अप ऑफ? ओके, तो न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर प्लाज्म है और न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये पूरा का पूरा क्या है? न्यूक्लियस। ओके, डबल मेम्ब्रेन है, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर पोर्स अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियर प्लाज्म क्या है? इट इज कलरलेस डेंस सैक फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये क्या है? कलरलेस है। न्यूक्लियर प्लाज्म क्या है? कलरलेस है। अच्छा, इन विच क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस आर सस्पेंडेड। जो न्यूक्लियर प्लाज्म है उसके अंदर क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमेटिन क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि बाद में फिर हमारा डीएनए ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डीएनए ही बना देते हैं। तो वो किसके अंदर होते हैं? आपसे ये पूछा जा सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या है? अ राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। इट इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियोलस में क्या है बच्चों? न्यूक्लियोलस में होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है ना? इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो न्यूक्लियोलस है वो किससे बना हुआ है? आरएनए और प्रोटीन से। और यही आपके राइबोसोम फॉर्म होते हैं। अब राइजो आप बोलोगे मैम राइबोसोम क्या है, तो आगे हम पढ़ेंगे अभी। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो कलरलेस है, और जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डबल मेम्ब्रेन है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को आपको बता दूं, जो कि आ सकता है। ओके, द न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। तो आप ये देख लीजिए, ये देख रहे हो आप, ये डबल मेम्ब्रेन, ये जो डबल मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, यही आपकी क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, ये आप देख लो पूरा, ये ब्रेक करके दिखा दिया। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है। ये है अंदर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन। ये क्या है अंदर? यहाँ देखो क्रोमेटिन। क्या है यहाँ? क्रोमेटिन थ्रेड्स है। ठीक है, और ये न्यूक्लियर कोर है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ओके, does cell wall and plasma membrane have similar function? तो यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में बताइए, ये गलत तरीके से हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, तो क्या है ये? इट प्रेजेंट इन द होल यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब न्यूक्लियस के पास क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। इट इज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस का कंपोनेंट है खाली। ठीक है, इट इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन एनवेलप। ठीक है, इट इज विदाउट अ कवरिंग। इसमें क्या है? दो एनवेलप है। ठीक है भाई, इट कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल। इट सिंथेसाइज राइबोसोमल सब यूनिट्स। ठीक है, जो न्यूक्लियोलस है ये राइबोसोम्स बनाएगा, और ये क्या करता है? पूरे सेल की वर्किंग को फंक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? एंड इंटरवीन मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आपने बताया था ना मैंने, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। किससे बना हुआ है ये? डीएनए एंड प्रोटीन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन बिकम्स हाईली कंडेंस्ड। जब सेल डिवीजन होते हैं, जब सेल डिवाइड होता है, तो जो आपका क्रोमेटिन है ये हाईली कंडेंस हो जाता है, थिक हो जाता है, एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम्स। मतलब ये कि क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो डीएनए, क्या बोला मैंने? डीएनए, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। जब सेल डिवीजन होता है तो ये कंडेंस हो जाता है, और तब ये क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स। जो हमारी बॉडी में भी है, हर बॉडी में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और पास करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, अब क्रोमोसोम के बारे में देख लो जरा। ये देखो, ये है क्रोमोसोम। हमारी बॉडी में भी यही है, ये देख रहे हो आप? ऐसे बनाऊं मैं तो ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है, और सिंगल को क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। और इसके सेंटर वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंट्रोमेयर। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमेयर। तो देखो सिंपल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि आपका क्रोमोसोम ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और क्रोमोसोम ये पूछा जा सकता है किससे बना था। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर थ्रेड क्रोमेटिड्स। मतलब सिंगल को क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड, और पूरे को क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। ठीक है, ये देखो डायग्राम में आपको दिया हुआ क्रोमोसोम्स नंबर।
ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में आता है, ह्यूमंस में कितना होता है, क्या कितना होता है। देखो जरा, क्रोमोसोम नंबर इज फिक्स्ड फॉर ईच स्पीशीज, हर स्पीशीज के क्रोमोसोम फिक्स है, मतलब ह्यूमंस में इतने ही पेयर पाए जाएंगे, एनिमल्स में इतने पेयर पाए जाएंगे, उसमें इतने पेयर पाए जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इन ईच पेयर वन क्रोमोसोम बिलोंग टू फादर पेरेंट एंड वाइल अदर बिलोंग टू मदर। वही मैं बोल रही हूँ ना, सेल डिवीजन, मतलब मदर और फादर। तभी तो जो चाइल्ड होगा उसमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे वो भी उन्हीं की तरह होंगे और सिमिलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। अब आपने आजकल देखा होगा, जैसे आपके बहुत सारे जब क्राइम्स होते हैं तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, डीएनए टेस्टिंग करने के लिए क्या होता है, बोलते हैं डीएनए सैंपल चेक करो, डीएनए सैंपल चेक करो। तो डीएनए टेस्टिंग हुई है, डीएनए से ही हमें सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डैप्लॉइड। 2n इक्वल्स टू 46। ह्यूमन में कितने हैं, 46 हैं टोटल, और पेयर कितने हैं, 23। ये आपको याद रखना है, ये पेपर में आ रहा, ठीक है। पेपर में आता है कि कितने ह्यूमन में पेयर होते हैं, उसमें से भी क्या होते हैं आपके 22 पेयर। जो 22 पेयर होते हैं इनको ऑटोसम्स बोलते हैं, ऑटोसम्स। और सिंगल पेयर क्या होते हैं आपका, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। मतलब यही कि लड़का होगा या लड़की होगा तो वो इसी से ही आपका जो रिकॉग्निशन होता है वो ये होता है। और आपको पता है कि मेल में और फीमेल में है ना कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपका जो मेल होते हैं ठीक है, उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, और जो फीमेल होती है उनके पास सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। और अगर आप देख लीजिए, अगर एक्स फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और मेल का एक्स क्रोमोसोम हुआ तो मेल बनेगा, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल का वाई क्रोमोसोम तो क्या होगा, मेल बनेगा, फीमेल बनेगा, ठीक है। तो यानी कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेल, ये मेल पे डिपेंड करता है कि चाइल्ड गर्ल होगा या बॉय होता है, ठीक है। तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होता है आपका, मेल से होता है। और जो आपका ये सिंगल पेयर होता है यही सेक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी के जो 22 होते हैं, 22 होते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं। वो क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारी बॉडी का कलर, बालों का कलर, आईज का कलर, ये सारी चीजें ये रिकॉग्नाइज। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से मैंने समझा दी है। चलिए आगे देखते हैं, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल। तो रोल ऑफ न्यूक्लियस आपने देख ही लिया होगा, है ना, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है मतलब। ओके, नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोट क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लैक अ सेल न्यूक्लियस और एनी अदर विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, दे डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक व्हिच हैव अ सेल न्यूक्लियस। मतलब आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके पास होता है। तो यहाँ पे देखो सर, दैट बैक्टीरिया एंड आर रफली 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, इन एन ऑर्गेनिज्म whose cells contain complex structure inside the membrane, the defining membrane bound structure that set eukaryotic cells apart from prokaryotic cell is the nucleus। तो वही बात हो रही है कि आपके दो तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है। बस यही आपसे इसमें पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, आपका बैक्टीरिया हो गया, ये हो गया आपका प्लांट सेल। यही चीज यहाँ पे दी हुई है, लिखी हुई है, देख लीजिए आप। प्रोकैरियोट डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस दैट हाउस इट्स जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इनके पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ लार्ज डीएनए, prokaryote cell consists of large DNA molecule compacted in a area cytoplasm called the nucleoid region, ठीक है। The nucleoid region is protected and इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है बट एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है, ठीक है। फ्लैजिलियम, a rudder like device affords the prokaryotic the luxury of the mobility। फ्लैजिला, ये देखो ये है फ्लैजिला, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए इनका डिफरेंस, एक चार्ट में भी दिया हुआ है, देख लो आप। स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, देन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता है, और सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, इनके पास सिंपल सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, वो भी नहीं होते हैं। टिपिकल वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वो भी नहीं होते हैं। मिटोसिस एब्सेंट है, सब एब्सेंट है, ठीक है। इनके एग्जांपल याद रख लेना, बैक्टीरिया हो गया है साइनो बैक्टीरियम,
इसके बाद यूकेरियोट की बात करें, लार्ज साइज के हैं ये, प्रोकैरियोटिक स्मॉल साइज के हैं, यूकेरियोटिक लार्ज साइज के हैं। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है इनके पास। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, उनके पास नहीं होते हैं। टिपिकल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, मिटोसिस इज प्रेजेंट, प्लांट एनिमल एंड फंजाई। तो ये बात याद रखना कि जो आपके प्लांट एनिमल और फंगस होते हैं ये आपके यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आप यहाँ देखिए यूकेरियोटिक एनिमल सेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब कुछ है इसके पास। ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मैंने आपको बोला कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज होती है वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ही होता है और उसी के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। द कंटेंट्स ऑफ अ सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। ठीक है, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हैज टू पार्ट्स, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेली। साइटोसोल इट इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, सारा फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, होमोजेनियस एंड क्रिस्टोकोलाइडल। कैसा होता है? क्रिस्टोकोलाइडल लिक्विड। क्या क्या होता है उसमें? वाटर, आयंस एंड एंजाइम्स। किसमें होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें, साइटोसोल में। ठीक है, सेल ऑर्गेनली क्या है आपकी? बहुत सारी है, अलग अलग फंक्शन करती हैं वो लोग। ठीक है, वायरस लैक साइटोप्लाज्म एज वेल एज मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। वायरस के पास साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है और मेम्ब्रेन भी नहीं होता। ठीक है, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर भी बोलते हैं, इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अलग अलग ऑर्गेनेल्स के को क्या करता है? कनेक्ट करता है और उनके फंक्शंस को क्या करता है? डिफाइन करता है। ठीक है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फोल्डिंग जनरेट्स अ सरफेस एरिया मच ग्रेटर देन दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एट सर्टेन sites ER membrane is continuous with the outer nuclear granular membrane depending upon the presence or absence of ribosomes। इनके सरफेस पे राइजोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो आपकी ER होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके सरफेस पर क्या होते हैं? राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये रफ होता है और स्मूथ होता है। फंक्शंस, मेन है फंक्शंस। आपको सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बच्चों मेनली फंक्शंस के बारे में ज्यादा पढ़ना है। ये कहाँ होते हैं वो तो हमें पता है, सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन मेन है इनके फंक्शंस। आपके पेपर में इनके फंक्शंस ही आएंगे। ठीक है, कि क्या फंक्शन होता है। तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाता है सेल में। रफ ER is a site of protein synthesis। तो what part of या which cell organelle is द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? ये पेपर में आ सकता है एनडीए में, तो इसी तरह से पढ़ना है आपको। तो ये क्या है? साइट है किसका? प्रोटीन सिंथेसिस का। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड सिंथेसिस, लिपिड भी बनाता है। ठीक है, क्या करता है? स्मूथ वाला लिपिड बनाता है। और प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज ऑन आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। और यही दोनों चीजें जो ये बना रहा है उसी से सेल मेम्ब्रेन बनता है। क्लियर है बात? यानी अगर ER काम नहीं करेगा तो सेल मेम्ब्रेन भी नहीं बनने वाला। ठीक है भाई, ट्रांसपोर्ट करता है, हेल्प इन इंटरसेल्युलर एंड इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, सपोर्ट करता है भाई। इतने सारे काम तो करता है ये। ठीक है, इतने सारे काम ये। इसके बाद है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है ये? गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज एन ऑर्गेनली मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स ट्यूबुल्स एंड वेसल्स सीक्रेट कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल। Golgi is a single complex in animal cell. In plant, they form separate units called dactosomes. Dactosomes. Animal cell में इनको Golgi ही बोलते हैं, यहाँ पर इनको dactosomes। Membrane bound sacs of Golgi are called serine। ठीक है, तो स्टिल occurs in stacks। तो ये डायग्राम तो देखने की जरूरत नहीं है आपको, आप आगे देख लीजिए। मैंने आपको क्या बोला? मैंने फंक्शन इंपॉर्टेंट। ओके, फंक्शन क्या है? Golgi apparatus is involved in repair and synthesis of cell membrane. Lysosomes are formed by Golgi apparatus।
जो गोल्गी है वो लाइसोसोम्स भी बनाता है। क्या बनाता है? लाइसोसोम्स। ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच आर टू बी सिक्रेटेड और एक्सक्रीटेड आर पैक्ड इन वेसल्स ऑफ गोल्गी apparatus और पैसेज टू द आउटसाइड। टेक पार्ट इन स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज में भी पार्टिसिपेट करता है, यानी फूड के। कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी apparatus। कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल शुगर आर मेड बाय, तो इतने सारे काम है भाई इसके, इतने सारे लाइसोसोम्स। अगर आपसे बोलेगा लाइसोसोम्स कौन बनाता है? गोल्गी apparatus बनाता है, ठीक है। बहुत सारे एक्सक्रीशन वाली एक्टिविटीज में कौन पार्ट करता है? गोल्गी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। इस पे तो 100% एनडीए में सवाल आएगा, नोट कर लो। लाइसोसोम्स क्या है? अगर आपसे बोले कि विच सेल ऑर्गेनली एक्ट एज अ सुसाइडल बैग, तो सुसाइडल बैग कौन है? लाइसोसोम्स है। सुसाइडल बैग क्यों बोला जा रहा है इनको? देखो जरा, लाइसोसोम जनरली फाउंड इन एनिमल सेल्स, दे लैक इन प्लांट। पहली बात तो ये पॉइंट है कि लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैंने बोला था ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लाइसोसोम्स बनाता है। इन डैमेज सेल लाइसोसोम्स बर्स्ट टू रिलीज एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। इसीलिए इनको सुसाइडल बैग बोला जाता है, क्योंकि बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। फंक्शन देख लो, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग बोलते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में जो भी बैक्टीरिया एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो किसके द्वारा मारे जाते हैं? आपके लाइसोसोम। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोला जाता है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ सेल डेब्रीज, टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन करता है? आपका लाइसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी स्टार मार्क कीजिए और एनडी लिख दीजिए यहाँ पर। इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। ये क्या है? रॉड शेप सेल है, ऑर्गेनेलिज एरोबिक यूकेरियोट्स व्हिच टेक पार्ट इन कर्व साइकिल, ठीक है। तो क्या कॉमनली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दे कंटेन enzymes necessary for the total oxidation of food and for the release of high amount of energy in form of ATP। क्लियर है बात? ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एनक्लोज अ मैट्रिक्स हैविंग डीएनए, राइबोसोम एंड एंजाइम। ये सब आपका माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए आगे करते हैं। प्लास्टिड्स, ठीक है। तो प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स आर लार्ज सेल ऑर्गेनेलिज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट। तो आप याद रख सकते हो कि जो प्लास्टिड्स हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, ठीक है भाई। स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज एंड स्टोर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, ये बनाते हैं। प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट। प्लास्टिड्स में पिगमेंट होते हैं, अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं, जैसे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है। क्या है ये? कलरलेस प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट तो आपने सुना होगा, कलर्ड प्लास्टिड है। ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लास्टिड। ग्रीन भी होता है, ये कहाँ होता है आपका? प्लांट्स की लीव्स में। प्लांट जो ग्रीन कलर का होता है, ये किसकी वजह से होता है आपका? इसी की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, फाउंड इन अनएक्सपोज्ड सेल, ठीक है। टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड। क्रोमोप्लास्ट क्या है आपका? ब्राउन और रेडिश इन कलर, इरेगुलर इन शेप, in exposed and unexposed cell do not store food। ये फूड को स्टोर नहीं करता। ओके, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या है? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्लियरली marked into a colorless matrix called stroma and membrane system is called grana। Each granium consists of stack of membrane, ठीक है भाई। Thylakoids pigments like chlorophyll, carotenoids and
फाइकोबिलियंस. स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन, डीएनए, आरएन, राइबोसोम्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो. इसका फंक्शन क्या है प्लास्टिड का? क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स. क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? फ्रूट्स में आप देखते हो किसी फ्रूट्स में येलो कलर है, किसी फ्रूट्स में डार्क ब्राउन कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, तो किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से. ल्यूकोप्लास्ट पार्ट इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड ऑयल. क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी. जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ताकि फूड की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए. राइबोसोम्स, ट्रांसलेशन फैक्ट्री. राइबोसोम्स क्या थे? लाइसोसोम्स क्या थे? सुसाइडल बैग थे. राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर स्मॉल राउंडेड बॉडीज फाउंड आइदर इन फ्री स्टेट इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है भाई. दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं. दे आर नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन. ये कोई बाउंडेड मेम्ब्रेन से एक्ट नहीं है. एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसी. ठीक है, ये आरबीसीज में नहीं होता है. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटोन सिंथेसिस इन द बॉडी. याद रखना ये बात. ठीक है, ये क्या है? राइबोसोम्स क्या है? यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है. मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? आपका राइबोसोम्स में ही होता है. ओके. सेंट्रोमेयर, सेंट्रोसम, सेंट्रल apparatus. It is a small naked organelle present near the nucleus in the cell of animals and some lower plants. ठीक है, सेंट्रोसम जो है वो एनिमल में भी है और प्लांट में भी है. और कहाँ पर है ये? न्यूक्लियस के पास. It has sheath of special cytoplasm called centrosphere. It encloses two microcylinders called centrioles. ठीक है, two centrioles like right angles to each other. It has 9 triple fiber. तो इतना सारा आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है कि सेंट्रोसम होता कहाँ पर. ठीक है, ओके. उसके बाद है नेक्स्ट वैक्यूल्स. वैक्यूल्स स्टोर हाउस ऑफ द सेल. क्या बोलते हैं वैक्यूल्स को? स्टोर हाउस ऑफ द सेल. तो क्या है यहाँ पर? सेल बाउंडेड नॉन साइटोप्लाज्मिक सैक्स दैट कंटेन नॉन लिविंग सॉलिड कंपोनेंट्स. ठीक है, लिक्विड और सॉलिड दोनों हो सकते हैं. द फ्लूइड फिल्ड कंटेंट ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप और टोनोप्लाज्म. ठीक है, अब जरा डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पर. चलिए, तो फटाफट ये डिफरेंस देख लेते हैं. और ये पेपर में आता है आपके प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. सेल वॉल प्रेजेंट होती है कहाँ पर? प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ये क्या है आपका? प्लांट के लिए है और ये क्या है? एनिमल के लिए. ठीक है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, दैट्स व्हाई प्लांट्स आर रिजिड. और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है. प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट होते हैं, पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्लास्टिड इसमें नहीं होते हैं. उसके बाद सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें आपका इसमें भी होते हैं. ठीक है, वैक्यूल्स लार्ज एंड लेस. वैक्यूल्स इसमें बड़े होते हैं और इसमें क्या होते हैं? आपके छोटे होते हैं. न्यूक्लियस लाई ऑन वन साइड. इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एक साइड में होता है और यहाँ पे कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है. किसमें? एनिमल सेल में. सेल यहाँ पे रिजिड होता है, यहाँ पे सेल क्या होता है आपका? फ्लेक्सिबल होता है. लार्जर इन साइज और ये क्या होते हैं? स्मॉलर इन साइज. ठीक है, बाकी स्टार्च स्टोर. याद रखना एक बात. ठीक है, स्टार मार्क कर लो यहाँ पर. ये जो प्लांट्स होता है उसमें फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल में क्या होता है आपका? ग्लाइकोजन. यानी कि हम ह्यूमंस में भी कैसे होता है? ग्लाइकोजन. और यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट है ये स्लाइड आपकी. सो दिस इज द स्ट्रक्चर आपका जो है प्लांट और एनिमल सेल का. ये आप देख सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर नाउ द चैप्टर इज फिनिश्ड. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. मैंने सारे जितने भी कंपोनेंट सेल के हम ले सकते थे वो सारे के सारे लिए हैं. इस चैप्टर के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो चैप्टर था सेल, इसमें आपको बेसिकली सारे सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस याद करने हैं कि किसका क्या फंक्शन होता है, वही आपको याद करना है और वही यहाँ से एग्जाम में आने वाला है. तो चलिए, टिल देन, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में. थैंक यू.